हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल द माइटी फिजिक्स में। बच्चों, यहाँ पर हम फिजिक्स एज वेल एज मैथ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यू सिलेबस के फिजिक्स के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, नए सिलेबस की बुक ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। सिलेबस में चेंजेस है, बट वो इतने नहीं है कि हम डर जाए। ओल्ड सिलेबस को ही पकड़ के थोड़ा एनसीईआरटी को कंसिडर करते हुए पोर्शन सिलेबस बनाया हुआ है। इसमें फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो है, जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स, ये हमारे ओल्ड टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन चैप्टर नंबर 3 इनके बिहाफ में, मतलब इनको क्लब करके बनाया हुआ है। चैप्टर बहुत इजी है, कुछ चीजें उनने आपको पता है कंसिडर करके शॉर्ट की है, लेकिन मैं वैसे करूंगा नहीं। आपने अगर 11th में जो टर्म्स है वो नहीं पढ़ी है तो भी आपको ये चैप्टर समझ में आए, इस तरह से मैं बेसिक से चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो एक चैप्टर का नाम जो रोटेशनल डायनामिक्स है, बच्चों इसको एक और नाम से बुलाते हैं, इसका और एक नाम है, इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स। चैप्टर में मैंने बोला जैसे दो चीजें हैं, एक है सर्कुलर मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, देन रोटेशनल मोशन। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको मैं पहले बता देता हूँ, सर्कुलर मोशन क्या होता है और रोटेशनल मोशन क्या होता है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, तो उनकी मोशन जो है वो है सर्कुलर मोशन। क्योंकि देखो, अगर इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिए आप एक ऑर्बिट बनाओ, सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसके सरकमफरेंस पे वो घूमते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरकमफरेंस के ऊपर घूमता रहेगा तो वो सर्कुलर मोशन करता है। और कोई ऑब्जेक्ट जैसे फैन है, फैन रोटेट करता है, उसके लिए एक्सिस की जरूरत होती है। तो कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस की वजह से अगर घूमता है, उसमें एक्सिस की जरूरत होती है, तो उसे कहेंगे रोटेशनल मोशन। अच्छा बच्चों, फैन रोटेशनल मोशन करता है, लेकिन फैन के ब्लेड का अगर टिप ले ले हम लोग, तो वो टिप को अगर कंसिडर करें तो देखो एक सर्कल बनाएगा। तो वो टिप के बारे में बात करेंगे तो वो करता है सर्कुलर मोशन। तो फैन की टिप को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, जबकि फैन को बोलेंगे रोटेशनल मोशन। अर्थ एक दिन में खुद के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करती है, दैट इज रोटेशनल मोशन। बट अर्थ सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, दैट इज सर्कुलर। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने पीपीटी बनाई हुई है आपके लिए। तो अपना चैनल द माइटी फिजिक्स, इसमें हम स्टेट, आईआईटी, जेई, नीट, केवी पे फिजिक्स और मैथ्स के बारे में पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के पास। देखो बच्चों, रोटेशनल डायनेमिक्स, आपने यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस देख रहे हैं। रोटेट करता हुआ फैन है, स्पिनर है, जॉइंट व्हील है, फिर एक कार है जो टर्न ले रही। ये सारी इमेजेस कहीं ना कहीं हमारे चैप्टर से रिलेट करती है। कैसे रिलेट करती है, वो वहां उस जगह पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कुलर मोशन। आप बैकग्राउंड में देख सकते हो बच्चों, क्या हो रहा है, एक पार्टिकल उसके सरकमफरेंस के अलाउंग घूम रहा है। इस टाइप की मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन, कि वो सरकमफरेंस में घूम रहा है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला, मोशन ऑफ द टिप ऑफ फैन, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। बच्चों, सर्कुलर मोशन बेसिकली टू टाइप में डिवाइड होती है, दो टाइप में। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, वो मोशन जिसमें पार्टिकल सर्कुलर मोशन तो करे, लेकिन साथ में उसकी एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, एंगुलर वेलोसिटी या फिर लीनियर स्पीड, ये कांस्टेंट होना चाहिए। देखो बच्चों, मैं जब एंगुलर बोल रहा हूँ तब मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ, मतलब दैट टाइम एंगुलर वेलोसिटी का मतलब उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। जबकि लीनियर स्पीड बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड मतलब लीनियर स्पीड कांस्टेंट होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
इसके एग्जांपल है बच्चों, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन यूनिफॉर्म सेम स्पीड से होती है, तभी तो 365 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं वो हर साल। देन द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है बच्चों? ये भी सर्कुलर मोशन करेगा, बट इसमें ये जो एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड जो रहेगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। इसका एग्जांपल देता हूं बच्चों, जब फैन को आप जस्ट ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो ग्रेजुअली उसका स्पीड बढ़ते 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 जाता है, तब वो कर तो सर्कुलर मोशन रहा है लेकिन इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं, वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। या जब स्विच ऑफ करते हैं तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। उस टाइम पे फैन की जो मोशन है उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं आगे एक स्लाइड इसके लिए बनाए हुए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो, सर्कुलर मोशन की सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों बच्चों? कोई भी मोशन एक्सेलरेटेड मोशन हम तब बोलते हैं जब उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो। यहां पर लीनियर एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बट लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, जबकि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। हेंस द फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। हेंस द सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। सेकेंड बच्चों, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि सर्कुलर मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन। मैं यहाँ पर थोड़ा टेक्स्ट बुक को करेक्ट करना चाहूंगा। एज पर माय एक्सपीरियंस, सर्कुलर मोशन पीरियोडिक नहीं होती, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन होती है। क्योंकि पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। देखो, सर्कुलर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी सर्कुलर मोशन है, बट वो इक्वल इंटरवल टाइम में अपनी मोशन को रिपीट नहीं करता है। इसके लिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक नहीं है, सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है। कुछ और मेंशन करना चाहूंगा बच्चों। पीरियोडिक मोशन जब हम बात करते हैं, हम जनरली टाइम पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं, जो टाइम इंटरवल के साथ, इक्वल टाइम इंटरवल के साथ रिपीट हो। बट कुछ होती है जो इक्वल स्पेस के बाद भी रिपीट होती है। तो जो मोशन टाइम के साथ भी पीरियोडिक है और स्पेस के साथ भी पीरियोडिक है, ऐसी मोशन को कहते हैं डबली पीरियोडिक मोशन। जिसका एग्जांपल है प्रोग्रेसिव वेव। थोड़ा आगे बढ़ते, ये चैप्टर समझने के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को समझना पड़ेगा, तो उनकी डेफिनेशंस में यहाँ बता रहा हूँ, आगे जाके उनके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है रेडियस वेक्टर। बच्चों, हम पार्टिकल को जब सर्कुलर मोशन देखा है उसका, तो उसके सेंटर से अगर पार्टिकल की पोजीशन तक हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, जिसका डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल होगा, उसे कहेंगे हम लोग रेडियस वेक्टर। अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। डेफिनेशन को दो बार जरूर पढ़िएगा बच्चों। नेक्स्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझो, पार्टिकल पहले पी पोजीशन पे था, एक टी टाइम के बाद वो क्यू पोजीशन पे गया। सो पी से क्यू जाने वाला, अगर पी पे मैंने एक रेडियस वेक्टर बनाया, क्यू की तरफ जाने वाला एक रेडियस वेक्टर बनाया, तो इनके बीच में एक एंगल बनेगा। ये जो एंगल बना है, इस एंगल को कहेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो द एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर ड्यू टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। जनरली वेलोसिटी क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर भी सेम बच्चों, बट वो लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने बोली, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बोलनी पड़ेगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों, इसका सिंबल ओमेगा है। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन हम डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चों, ये टर्म्स के बारे में डिटेल में, उनका फॉर्मूला, उनका स्केलर है, वेक्टर है, उनकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी, सब कुछ हम अगली स्लाइड से शुरू करते हैं। सो ध्यान से देखिएगा, अगली स्लाइड है। सबसे पहले रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर क्या है बच्चों? मैंने अभी भी आपको बोला, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। बच्चों, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो वो सर्कल की रेडियस के इक्वल रहेगी, इसके लिए कहा जाता है मैग्नीट्यूड इज रेडियस ऑफ सर्कल। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसे डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। बच्चों, इसका यूनिट रहेगा मीटर, इसका डायमेंशन रहेगा m0 l1 t0, इसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ। नेक्स्ट है बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
इसका डेफिनेशन हमने पढ़ा था, the angle traced by the radius vector due to position of the particle performing circular motion called as angular displacement. इसका फॉर्मूला आता है बच्चों, एंगल इज इक्वल टू या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला हमने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इससे हमें आर का एक फॉर्मूला मिलता है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पर एस इज द आर्क और इसी को हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तो मैग्नीट्यूड में हो गया बच्चों, बट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बहुत बहुत छोटा होना पड़ेगा। दैट इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अदरवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है, उसे बहुत बहुत छोटा होने के बाद ही हम वेक्टर कह सकते हैं। तो बहुत छोटा को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा क्रॉस डेल्टा आर। बच्चों ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें आपको आर को हमेशा पीछे ही लिखना है, क्योंकि वेक्टर a dot b cannot be written as can be written as vector b dot a, but vector a cross b cannot be written as vector b cross a। क्रॉस प्रोडक्ट का हमारा रूल है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर मैं जो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इनका जब एंगुलर क्वांटिटीज का रिलेशन बोलूंगा, सब में आपको आर पीछे लिखना है, ठीक है। अच्छा, एंगल है तो एंगल का यूनिट रहता है एसआई यूनिट, रेडियन, रैड। क्योंकि इसमें मास, लेंथ, टाइम कुछ भी नहीं है, इसके लिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अच्छा, एंड इसका डायरेक्शन बच्चों हमें राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको पता है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो v इज इक्वल्स टू बच्चों s by t कैन बी रिटन एज इंस्टेंटेनियस के लिए ds अपॉन dt। वैसे ही बच्चों एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। बच्चों इंस्टेंटेनियस है तो इसे हम लिख सकते हैं d थीटा अपॉन dt। अच्छा, इसको हम डिफरेंस में भी लिख सकते हैं, थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर आपको दो अलग अलग टाइम पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है तो उससे आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी है तो लीनियर एंड एंगुलर दोनों वेक्टर होंगी। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा मीटर पर सेकेंड, वही एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा रेडियन पर सेकेंड या रैड पर सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी का डायमेंशन रहेगा, मास नहीं है, m0, लेंथ 1, t माइनस 1। वहीं पर एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन रहेगा m0, l0, t माइनस 1। देन बच्चों लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है सर्कुलर मोशन में, तो उसका डायरेक्शन आपको टेंजेंशियल मिलेगा। एंड एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा, सारे एंगुलर क्वांटिटीज का डायरेक्शन आपको राइट हैंड रूल से मिल जाएगा। बच्चों अभी नेक्स्ट है लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है लीनियर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैन बी रिटन एज dv by dt। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसे। वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन t, दैट इज लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t can be written as d omega upon dt equals to difference, that is omega 2 minus omega 1 upon t2 minus t1। बच्चों ये सारे फॉर्मूले जो भी लिखवा रहा हूँ, जो भी लिखे हुए हैं, यूनिट, डायमेंशन, सब आपको आने चाहिए। दीज आर द बेसिक क्वांटिटीज जो इस चैप्टर को आपको समझने में बहुत हेल्प करेंगे। एक्सेलरेशन, दोनों भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। देन लीनियर एक्सेलरेशन का यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहीं पर एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन बच्चों, लीनियर एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा m0, l1, t माइनस 2, वहीं पर एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा m0, l0, t माइनस 2। लीनियर एक्सेलरेशन अगेन टेंजेंशियल होगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जैसे हमें पता है ये राइट हैंड रूल देगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों। देखो कोई भी प्रोसेस एक बार कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे अर्थ को सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 1 साल लगता है, तो वो उसका टाइम पीरियड है। बट 1 ईयर, ईयर इज नॉट ए ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, तो हमें उस 1 ईयर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स टाइम पीरियड के लिखे हुए हैं, बट मैं आपको डेफिनेशन पहले बता देता हूँ। डेफिनेशन ये है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल performing uniform circular motion to complete one revolution is called as time period of revolution। One more time बच्चों,
द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। बच्चे ऐसे ही हम लोग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ मोशन लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हम रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें। तो कुछ लोगों के रिवॉल्यूशन के एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे सेकंड हैंड के लिए 60 सेकंड लगता है, मिनट हैंड को 1 आवर दैट इज 3600 सेकंड्स लगता है, आवर हैंड को 12 आवर्स दैट इज 43200 सेकंड्स एंड सो ऑन। देन बच्चों फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में कोई भी प्रोसीजर कितनी बार कंप्लीट होती है, जैसे एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं, उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, the number of revolutions completed in 1 second by the particle performing circular motion is called as frequency of revolution। बच्चों एक बात और आपको समझा दूं, जिस किसी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोर्स कम होगी, और जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। बच्चों ये जो वैल्यूज मैंने लिखी है प्लीज अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगी। क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसा कहा जाएगा कि सेकेंड हैंड है, मिनट हैंड है, आवर हैंड है, आपको उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है इन शॉर्ट, बट वो हिडन इंफॉर्मेशन होगी, तो आपको ये इंफॉर्मेशन इस चार्ट से मिल जाएगी। तो आपको याद रखना है टाइम पीरियड मिनट हैंड का, सेकेंड हैंड का, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, इन क्वांटिटीज के थोड़ी डिटेल्स और पढ़ लेते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जैसे बच्चों टाइम का फॉर्मूला रहेगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो अगर मैं उस सर्कुलर पाथ को देखूं, तो सर्कुलर पाथ को कट करके अगर सीधा किया जाए तो सर्कमफरेंस है, तो सर्कमफरेंस की लेंथ स्ट्रेट लाइन में लेंथ होगी 2 पाई r। तो उस टाइम पे अगर मैंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट ली तो लीनियर वेलोसिटी होगी v, तो इसके लिए टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन लीनियर वेलोसिटी v। बट अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेता हूं तो एक सर्कल में वो 2 पाई डिस्टेंस एंगुलर कवर करेगा, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, हेंस उसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय ओमेगा। एंड एज आई टोल्ड यू टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन, it is a reciprocal of frequency, so time period is equals to 1 upon f। बच्चों ये फॉर्मूले आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं, t is equals to 2 pi r upon v, t is equals to 2 pi by omega and t is equals to 1 upon f। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट होगा सेकंड एंड डायमेंशन होगा m0 l0 t1। सिमिलरली बच्चों फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं f is equals to v upon 2 pi r, omega upon 2 pi and 1 upon t। बच्चों इससे ओमेगा का एक फॉर्मूला बना सकते हो, देखो मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप समझ लो। ओमेगा को हम 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग ओमेगा को 2 पाई एन एफ भी लिख सकते हैं, एन या एफ फ्रीक्वेंसी का जो भी सिंबल आप लो उस टाइम पे। ठीक है बच्चों, टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड या फिर हर्ट्ज या फिर आरपीएस दैट इज रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। कहीं कहीं पे आपको रिवॉल्यूशंस पर मिनट में दिए रहेंगे, तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे, तो आरपीएम डिवाइड बाय 60 यू विल गेट फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ आरपीएस व्हिच इज हर्ट्ज। देन डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड m0 l0 t1, वही डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी m0 l0 t -1। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो कुछ रिलेशंस है लीनियर क्वांटिटीज और एंगुलर क्वांटिटीज के बीच में। जैसे पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, मैग्नीट्यूड में हम लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू r थीटा, बट जैसे मैंने आपको बोला वेक्टर फॉर्म में हमेशा r को पीछे लिखना है, तो हमें लिखना है ds वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा s वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा क्रॉस डेल्टा r। वही लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, एंड वेक्टर फॉर्म में वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में अल्फा इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू r अल्फा, मतलब ये वेक्टर a इज इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस r। बच्चों ये ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा, जैसे कि r हमेशा पीछे होगा, कुछ क्वांटिटीज में r आगे होता है, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे रोटेशनल मोशन। फिलहाल आप समझ लो इनमें r कहाँ होता है पीछे, एमसीक्यूज में जरूर आते हैं और बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, तो प्लीज याद रखिएगा इस चार्ट को। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल performing circular motion along the radius towards the center of the circle is called as centripetal acceleration। बच्चों जहां पर भी सर्कुलर मोशन होगा उसे होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके बिना सर्कुलर मोशन हो नहीं सकती। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स में मास एंड एक्सेलरेशन रहेगा, हमें तो पता है, तो वो जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमेशा along the radius होगा एंड towards the center of the circle होगा। बच्चों इस एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं।
तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन along the radius towards the center of the circle called as centripetal या radial acceleration, जो इसका सिंबल होता है AR। इसका फॉर्मूला अभी फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसके डेरिवेशन हमने देखे हुए, मैंने इसके आगे इसका डेरिवेशन भी रखा हुआ है, मैं एक शॉर्ट में आपको उसका एक्सप्लेन भी कर दूंगा। AR वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर R वेक्टर, वेयर R इज द पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। अच्छा, वो निगेटिव साइन जो है वो क्या शो करता है, वो ये दिखाता है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि रेडियल एक्सेलरेशन जो है टुवर्ड्स द सेंटर है, जबकि रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम द सेंटर उसका डायरेक्शन है। तो क्योंकि इन दोनों का इनका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए बाजू में मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है नेगेटिव साइन शो दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड रेडियस वेक्टर आर अपोजिटली डायरेक्टेड। अगर इस को हम मैग्नीट्यूड में लिखे तो आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा, और उसको हम स्प्लिट करें ओमेगा इंटू ओमेगा आर, तो ओमेगा इंटू आर वी हो जाएगा। वी तो अपना फॉर्मूला, अच्छा ऊपर नीचे हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरा आएगा स्प्लिट करेंगे तो v इंटू ओमेगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे वेक्टर v क्रॉस वेक्टर ओमेगा। वेक्टर AR वेक्टर इज इक्वल टू v क्रॉस ओमेगा कैसे है, उसका भी छोटा सा डेरिवेशन मैंने आगे डाला हुआ है। एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन रहेगा m0 l1 t-2। बच्चों आप देख सकते हो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन आप देख सकते हो, एंड रेडियल एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन डायग्राम में देख सकते हो। अब इसका फॉर्मूला आया कैसे, इसका छोटा सा डेरिवेशन मैंने डाले, आप जूम करके देख सकते हो। देखो एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। ये डायग्राम है, देखो इस डायग्राम में जैसे आप वर्ड टू वर्ड पढ़ो, मैं पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको इसके इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। मैंने एक सर्कुलर पार्टिकल लिया जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने पोजीशन लिया x, y, और जहां से परपेंडिकुलर्स मैंने x और y एक्सिस पे ड्रॉ किए, तो नीचे का जो डिस्टेंस होगा x रहेगा, ऊपर का क्या रहेगा y रहेगा। अच्छा, अब रेडियस वेक्टर r ड्रॉ किया, पार्टिकल a से p पे चला गया इन टाइम t विद द वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है वो थीटा है, तो थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा t, बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, ये जो रेडियस वेक्टर r है इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो आएगा xi प्लस yj। अच्छा बच्चों, इसी में जो ट्राइंगल है OP, और यहाँ पर नीचे समझो अपने m दिया, तो OPM जिसमें थीटा लिखा हुआ है, इस ट्राइंगल में अगर हमने साइन थीटा एंड कॉस थीटा फाइंड आउट किया, तो साइन थीटा आएगा y बाय आर, उससे y की वैल्यू आएगी r साइन थीटा, एंड कॉस थीटा आएगा x बाय आर, तो उससे x की वैल्यू आएगी r कॉस थीटा। जो ऊपर वाले इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, तो हमें इक्वेशन मिलेगा r इज इक्वल टू ब्रैकेट r i cos थीटा प्लस r j sin थीटा, जहां पर थीटा क्या है ओमेगा टी, उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो इक्वेशन आया वो इक्वेशन 1। बच्चों ये तो पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस से मुझे वेलोसिटी एंड वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, ऐसी दो स्टेप में जाना है। तो डिस्टेंस से वेलोसिटी जाने के लिए आप डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आने के लिए फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आप दो बार डिफरेंशिएट करो, या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी वैसी है कि dr by dt, वेलोसिटी का dr by dt एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का dv by dt। तो बात एक ही है, आप डिफरेंशिएशन लिखो या फॉर्मूला लिखो, एक ही बात है, करना तो डिफरेंशिएशन है। सो v इज इक्वल टू dr by dt, r वेक्टर की वैल्यू लिखी, डेरिवेटिव निकाला, r कॉमन निकाला, i कॉमन निकाला, i बाहर निकाला, cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन ओमेगा टी, बट ओमेगा टी का अगेन डेरिवेटिव आएगा ओमेगा, सेम साइन का आएगा cos ओमेगा टी, और उसका अगेन डेरिवेटिव आएगा ओमेगा। दोनों में से r ओमेगा को कॉमन लिया, अंदर रह गया माइनस i साइन ओमेगा टी प्लस j cos ओमेगा टी, इक्वेशन 2। इसको मैंने अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद प्रोसीजर आप देख सकते हो, सामने डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, एक ओमेगा स्क्वायर अगेन बाहर निकला, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर निकला, अंदर रह गया i cos ओमेगा टी प्लस j sin ओमेगा टी। बच्चों ये ध्यान से देखो, ये आपका अगर मैंने r को अंदर शिफ्ट कर दिया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर i cos ओमेगा टी प्लस r j sin ओमेगा टी, इक्वेशन 3। जरा इसको ध्यान से देखो, यही आपका इक्वेशन 1 वाला पार्ट है, तो इस a को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर r, जहां पर नेगेटिव साइन बताता है कि रेडियल वेक्टर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड रेडियस वेक्टर आर अपोजिटली डायरेक्टेड। मैग्नीट्यूड में लिखेंगे a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, और ओमेगा को v बाय r सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। बच्चों मैंने आपको बोला था कि आपको मैं दिखाऊंगा छोटा सा प्रूफ कि a इज इक्वल टू v क्रॉस ओमेगा कैसे आता है। देखो वहां पर
लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा, 2 मार्क के लिए आ सकता है, कोई डाउट? अब देख लीजिएगा, बहुत इजी है, फटाफट देखिए। इसमें थोड़े वेक्टर्स के रूल यूज किए, आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, के क्रॉस आई सीक्वेंस में तो जे आएगा, एंड के क्रॉस जे आउट ऑफ द सीक्वेंस से रिवर्स है तो वहां पर आएगा माइनस आई। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो आगे बढ़ू मैं, हाँ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे एग्जांपल है स्टोन टाइड टू द स्ट्रिंग वेल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। जब हम घुमाएंगे तब हमारा स्पीड तो कांस्टेंट होगा नहीं, कभी ज्यादा स्पीड से, कभी हमारा हाथ दुख गया थोड़ा कम स्पीड से होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्पीड इंक्रीज होते जाता है या डिक्रीज होता है, भले वो कौन सी मोशन होती है, सर्कुलर, बट इसमें स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने लिखा है फाइन व्हाइल गेटिंग स्विच ऑन और ऑफ परफॉर्म्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन। बच्चों रेडियल मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आप जानते हैं जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंशियल होगा। तो देखो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है, हमें पता है, बिकॉज रेडियस टेंजेंट है, तो उनका रिजल्टेंट कहीं तो बीच में निकलेगा। तो इसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला मतलब टोटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ AR square plus AT square, that is रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। बट बच्चों जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात, सर्कुलर मोशन में दोनों हो गए अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ठीक है। बट बच्चों जब हम परफेक्टली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर अल्फा, हमने लिखा है पीछे, या फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हो आर अल्फा, बट अल्फा 0 है तो 80 कितना हो गया, 0। अब अगर टोटल एक्सेलरेशन में 80 0 पुट कर दूं तो बचेगा क्या, AR स्क्वायर, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट निकलेगा तो आ जाएगा AR। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा नहीं। किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म होगी तो उसमें जरूर होगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों एक्सेलरेशन दिए रहेंगे और आपको बोलेंगे टोटल एक्सेलरेशन निकालो, तो आपको निकालने आना चाहिए। फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओ काइनेमेटिकल इक्वेशंस, हम बचपन से लीनियर काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हैं, 9th में 8th में हमने इसके प्रूफ भी देखे थे वो लेवल पे। तो पहला काइनेमेटिक इक्वेशन था v इज इक्वल टू u प्लस AT, दूसरा था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। इसमें u था इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, v था फाइनल लीनियर वेलोसिटी, s था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, a था लीनियर एक्सेलरेशन और t था टाइम। बच्चों काइनेमेटिकल इक्वेशन, एंगुलर काइनेमेटिक, इसको एनालॉगस है, एनालॉगस मतलब कुछ टर्म्स है सेम टू सेम पहली वाली टर्म्स को रिप्लेस कर, जैसे यहाँ पर इनिशियल लीनियर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस होगा, इनिशियल फाइनल लीनियर वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस होगा, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन से रिप्लेस होगा, और लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस होगा। तो आपका इक्वेशन होगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। बच्चों ये काइनेमेटिक इक्वेशन हमें यूज कर रहे हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में। जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू यूज इट, बट ये सारे आपके जहन में होने चाहिए, 2-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि सर्कुलर मोशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स कोई है तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके बिना सर्कुलर मोशन होना इम्पॉसिबल है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो हम फुगड़ी खेलते हैं, हम अकेले फुगड़ी खेल सकते हैं क्या, नहीं खेल सकते। हम स्टोन को स्ट्रिंग के बिना सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते, क्योंकि इन दोनों के केस में स्ट्रिंग में का टेंशन एंड सामने खींचने वाला बंदा हमारा मिसिंग है जो हमें सेंटर की तरफ खींचता है। तो सेंटर की तरफ खींचने वाली फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन नहीं होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये अलोंग द रेडियस होता है एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन
along the radius towards the center of the circle, it's called as centripetal force. बच्चों लेकिन देखो उस स्टोन को हम स्ट्रिंग के सहारे अंदर खींच रहे, सामने वाला बंदा हमें अंदर खींच रहा है while playing the फुगड़ी, बट हम अंदर नहीं जा रहे, ना वो स्टोन अंदर आ रहा है, मतलब एट द सेम टाइम कोई तो हमें बाहर की तरफ खींच रहा है। बच्चों वो जो नहीं दिखने वाला बंदा है जो हमें बाहर की तरफ खींच रहा है, उस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स दिखता नहीं बच्चों, पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे आपको आगे पता चलेगा, बट इसका डेफिनेशन कुछ है, ये भी अलोंग द रेडियस होता है, बस इसकी डायरेक्शन जो होती है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन along the radius away from the center of the circle is called as centrifugal force. बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो रियल होता है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो सुडो होता है, इमेजिनरी होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकती, इसके लिए इसी को बोलते हैं नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे सर्कुलर मोशन स्टार्ट होती है तब आता है, इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये inertial frame of reference से मिलता है, it arises due to inertial frame of reference while centrifugal force arises due to non inertial frame of reference। दोनों के मैग्नीट्यूड में फॉर्मूले बच्चों दोनों सेम है, mv स्क्वायर अपॉन r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। बट बच्चों वेक्टर फॉर्म में जाएंगे तो एक की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी, एक की अवे फ्रॉम द सेंटर। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लगूंगा तो दोनों के बीच में माइनस साइन दिखाना पड़ेगा, इट शोज दैट कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। बच्चों इनके इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने लिखा है देखो, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। घूमते हैं इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में, तो बच्चों उस टाइम पे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। तो वहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में का, वो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है, प्रोवाइड करता है। जैसे प्लैनेट जब रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, तब ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो जैसे मैंने बोला स्ट्रिंग और स्टोन जब घूमते हैं तो स्ट्रिंग में का टेंशन आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। पीछे आप देख सकते हैं सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। अच्छा बच्चों देखो, अभी एक बाजू में आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल देख रहे हो, बंदा गाड़ी में बैठा है और जब वो टर्न ले रहा है तो वो बेंड हो रहा है। देखो वो कोई खींच तो नहीं रहा है उसको, लेकिन फिर भी ये जो फोर्स फील कर रहा है ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो जो वॉशिंग मशीन में कपड़े जो सूखते हैं हमारे, उसके पीछे भी जो कॉन्सेप्ट है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। आपको पता है बच्चों हमारी ब्लड टेस्ट होती है, तो कभी कभी ब्लड के सेल्स से कुछ टेस्ट की होती है, कुछ ब्लड प्लाज्मा से की जाती है। तो ब्लड से इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे, वो सेपरेट करने के लिए एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, जिसमें टेस्ट ट्यूब रख के जोर जोर से घुमाई जाती है, जिससे क्या होता है सॉलिड पार्ट नीचे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और ऊपर रह जाता है लिक्विड पार्ट। तो यहाँ पर भी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही काम करता है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार ध्यान से सुनिए। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन पढ़ी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है वो पढ़ा, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी सर्कुलर मोशन की, जो है एक्सेलरेटेड मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक होती है, नॉन यूनिफॉर्म पीरियोडिक नहीं होती है। फिर हमने पढ़ा कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे रेडियस वेक्टर पढ़ी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी, फिर इनके बारे में डिटेल्स, उनका फॉर्मूला क्या आता है, उनका स्केलर है या वेक्टर है, उनका डायरेक्शन कैसे मिलता है, उनका ऐसा यूनिट क्या होता है, ये हमने पढ़ा। फ्रीक्वेंसी का पढ़ा, टाइम पीरियड का पढ़ा डिटेल में। फिर हमने पढ़ा काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस लीनियर क्या होते हैं और एंगुलर क्या होते हैं। फिर हमने रिलेशंस भी पढ़े लीनियर quantities and angular quantities के बीच में, s is equals to r theta, v is equals to r omega, a is equals to r alpha अपन वेक्टर फॉर्म में, डेल्टा s is equals to डेल्टा थीटा क्रॉस डेल्टा r, वेक्टर v is equals to वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, देन वेक्टर a is equals to वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर r। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर हमने पढ़ा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। नेगेटिव साइन शो करता है कि रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर अपोजिटली डायरेक्टेड। फिर मैंने उसका डेरिवेशन करवाया आपको। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या होता है काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस का सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ये पूरी स्लाइड्स अच्छे से रिवाइज करिएगा, ये पार्ट आपको आ जाएगा तो इसके आगे का चैप्टर दौड़ेगा भागेगा बहुत ईजी लगेगा आपको। थैंक यू।
तो बच्चों आज जितना भी हमने पढ़ा है सबको अच्छे से रिवाइज कीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो लेके जल्दी वापस आऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज ये आपका बहुत क्रूशियल ईयर है। थैंक यू।